हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल अंकित जिंदल फिजिक्स में। जैसे कि हमारा जो चैप्टर चल रहा था विद्युत विभव, उसका नेक्स्ट वीडियो आज मैं अपलोड कर रहा हूँ, लेक्चर नंबर 9। हमारा टॉपिक जो चल रहा था लास्ट लेक्चर नंबर 8 में, वो चल रहा था आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, जिसमें विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में हम लोग लेक्चर नंबर 8 में डिस्कस कर चुके हैं। और जब विद्युत क्षेत्र उपस्थित हो तब इसके लिए मैं आज एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो जब बाह्य विद्युत क्षेत्र उपस्थित हो तो उसकी फर्स्ट कंडीशन ले रहा हूं, एकल आवेश की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग मानते हैं कि माना इस पूरे बोर्ड के ऊपर मेरा कोई विद्युत क्षेत्र है, जो पूरा बोर्ड है इसमें कोई विद्युत क्षेत्र है, और इस पे मैंने क्या माना कि कहीं पे कोई पॉइंट है O। कोई पॉइंट क्या है? O पॉइंट है। और इस O पॉइंट से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु है, बिंदु A। और इस बिंदु A पर क्या हो रहा है कि इस बिंदु A पर मैं किसी आवेश Q को लेके आ रहा हूं। कहां से? अनंत से। अनंत से इस आवेश Q को मैं कहां तक लेके आ रहा हूं? बिंदु A पर। और इस बिंदु A पर विभव का मान है Br। क्या है बिंदु A पर विभव का मान? Br है। तब इस आवेश Q को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा? किसमें? आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा? हम लोग जानते हैं किया गया कार्य बराबर क्या हो गया? आवेश गुना उसका विभव Q इंटू Br। क्योंकि बिंदु A पर विभव का मान क्या है? Br है। और किस आवेश को ला रहा हूं? Q आवेश को। तो W बराबर क्या हो गया? Q इंटू Br हो गया। हो गया ना? और जो किया गया कार्य होता है वो किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संरक्षित हो जाता है। किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा, और संचित होगा स्थितिज ऊर्जा के रूप में। देन क्या हो जाएगा? U बराबर क्या हो गया? Q इंटू Br। यानी जब एकल आवेश उपस्थित है, केवल एक आवेश ही लिया मैंने Q, जब एकल आवेश उपस्थित है तब किया गया कार्य क्या होता है? Q इंटू Br होता है। यहां बिंदु O क्या है? बिंदु O विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई पॉइंट है, या विद्युत क्षेत्र का मूल बिंदु मान लो, क्योंकि बिंदु A को मैं क्या बोलूंगा? जिसकी विद्युत क्षेत्र के मूल बिंदु या मध्य बिंदु O से बिंदु A तक की दूरी स्मॉल r है। बेटा ऐसी लोकेशन तो बतानी पड़ेगी ना पॉइंट A की, और पॉइंट O की लोकेशन कहां से बनाएंगे हम लोग? इस बिंदु O से बताएंगे कि आखिर बिंदु A है कहां, बताओगे ना? तो क्लियर है यहां तक, या कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एकल आवेश तो हमारा सिंपल पड़ता है। अब आता है किन्हीं दो आवेशों के निकाय की। किसकी? दो आवेशों के निकाय की। तो इसका पॉइंट नंबर B देखते हैं, क्या है? दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। सबसे पहला काम वही करूं, मान लिया विद्युत क्षेत्र का मध्य बिंदु O है,
मान लिया। और इस बिंदु O से R1 दूरी पर कोई बिंदु है, बिंदु A, ठीक है बच्चों, जिस पर विभव का मान VR1 है। क्या है विभव का मान? VR1। और इस बिंदु O से, चलो पहले इसके लिए बात करते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो गया? सिर्फ एक आवेश हो गया पहला, तो एक के आगे ही फिर दूसरा बताऊंगा मैं कैसे, वो देखो। अब मैंने क्या किया कि किसी आवेश को, कोई आवेश है मेरे पास क्या, Q1, जिसको अनंत से मुझे कहां लेके आना है? बिंदु A पर लेके आना है। भाई विद्युत विभव की अवधारणा बनानी है, और विद्युत विभव की अवधारणा कब बनती है? जब आवेश अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक गति करे। बनती है कि नहीं बनती? तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको अनंत से और कहां लेके आऊंगा? बिंदु A पर लेके आऊंगा। तो बताओ, आवेश Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा? W1 बराबर क्या हो गया? Q1 आवेश को ला रहा हूं और बिंदु A पर विभव क्या है? BR1 है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी निकाला पिछले टॉपिक में ही। लेकिन टॉपिक क्या कह रहा है मेरा हेडिंग? दो आवेशों के निकाय की। तो अकेले आवेश से काम नहीं चलेगा। इसके लिए क्या करूं? मैंने माना कि इसके मूल बिंदु O से स्मॉल r2 दूरी पर कोई बिंदु है, एक और बिंदु B, जिस पर आवेश Q2 को लाया मैं कहां से? अनंत से। अनंत से आवेश किसको लेके आया? Q2 को। कितनी दूरी पर? स्मॉल r2 दूरी पर। और बिंदु B पर विभव का मान क्या है? BI2 है। बिंदु B पर विभव का मान क्या हो गया? BI2 मान लिया। और BI2 जब मैंने मान लिया तो आप लोग क्या करोगे? आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य क्या बोल दूं इसको? W2 डैश बोलूं? क्या हो जाएगा? Q2 इंटू VR2। समीकरण नंबर 2 बहुत पहले से चल रहा है। लेकिन आवेश Q1 इसके ऊपर प्रतिकर्षण बल भी तो लगाएगा कि नहीं लगाएगा? भाई आवेश Q2 को मैं लेके आया बिंदु B तक, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। और बिंदु B तक लेके आया तो बिंदु B की मूल बिंदु O से दूरी तो क्या हो गई? R2 हो गई, हो गई ना? तो R2 दूरी तक जब लेके आया तो बिंदु B पर विभव क्या माना मैंने? BI2 माना। तो किया गया कार्य हो गया क्या? Q2 इंटू BI2। लेकिन भाई Q1 के प्रतिकर्षण के विरोध में भी तो लाऊंगा। कल निकाला था विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, तो एक आवेश दूसरे के ऊपर बल तो लगाता है। आकर्षण है या प्रतिकर्षण है वो उनकी प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि सजातीय आवेश है तो बल लगेगा प्रतिकर्षण का, और यदि विजातीय है तो बल लगेगा आकर्षण का। तो यहां पे क्या होगा? आवेश Q2 को आवेश Q1 के प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य क्या लिख दूं इसको? W2 डबल डैश लिख दूं। और क्या होता है किया गया कार्य प्रतिकर्षण बल के विरोध में? मालूम है ना?
के Q1 Q2 अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी को मान लें R12 अपॉन R12। समीकरण नंबर 3। यहां तक कोई प्रॉब्लम आई क्या? भाई वापस देख लो, जब अकेले आवेश Q1 को लाया अनंत से तो किया गया कार्य हो गया Q1 इंटू VR1। ठीक है बच्चों, जब मैं आवेश Q2 को लेके आया कहां से? अनंत से, तो लोकेशन पहले बिंदु B की बताओ, किससे? केंद्र से। तो केंद्र से दूरी क्या है? R2 है ना? R2 दूरी है, तो इसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो गया आवेश को लाने में? W2 डैश बराबर Q2 इंटू VR2। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये दोनों आवेश भी तो पास में आए, और जब ये दोनों आवेश पास में आए हैं तो दोनों आवेशों के मध्य आकर्षण लगेगा या प्रतिकर्षण लगेगा? लगेगा। तो क्या हो गया कि भाई ये इस बल के प्रभाव में भी तो आएगा ये, और बल के जब ये प्रभाव में आया है तो किया गया कार्य क्या हो गया? W2 डबल डैश हो गया। हो गया ना बच्चों? तब अतः आवेश Q2 को लाने में किया गया कुल कार्य W2 बराबर क्या हो गया? W2 डैश प्लस W2 डबल डैश। हो गया या नहीं हुआ? W2 डैश का मान क्या हो गया? Q2 इंटू VR2 हो गया, और इसका मान क्या हो गया? के Q1 Q2 अपॉन R12। समीकरण 2 और 3 से किसका मान हो गया? ये W2 का। इसको मान लो समीकरण नंबर 4। क्या इस आवेश Q2 पर कोई और बल कार्य कर रहा है या कोई और कार्य हो रहा है? नहीं हो रहा ना, तो हम लोग क्या करेंगे? उसको एज इट इज छोड़ देंगे। ठीक है, और अब क्या करें हम इसमें? अब हम लोग दो आवेशों के निकाय की कुल निकालना है मुझे, जो दोनों आवेश हैं। अतः दोनों आवेशों के निकाय में किया गया कुल कार्य क्या हो गया? कुल कार्य मतलब W बराबर क्या लिख दूं? W1 प्लस W2। देन W बराबर क्या हो गया? Q1 इंटू VR1। W1 का मान, W2 का मान क्या हो गया? Q2 इंटू VR2 हो गया, और प्लस के Q1 Q2 अपॉन R12 हो गया ना? किया गया कुल कार्य, इस निकाय में किए गए कुल कार्य का मान आ गया। और यह किया गया कुल कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। अतः दो आवेशों के निकाय की, अतः दो आवेशों के निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? U बराबर Q1 इंटू VR1 प्लस Q2 इंटू VR2 प्लस के Q1 Q2 अपॉन R12। मतलब कुछ नहीं है इसमें, हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा लॉजिक लगाया है। और छोटा सा लॉजिक क्या लगाया है वो मैं आपको बता देता हूं। पहले तो आप ये मानो कि एक ही आवेश है, ले आया एक को,
दूसरे को लाया तो पहले तो नॉर्मल वाला लगा दो, Q इंटू बी आर किया गया कार्य हम लोग जानते हैं डेफिनेशन, B बराबर क्या होता है, W अपॉन Q होता है, तो W बराबर क्या हो गया, V इंटू Q हो गया कि नहीं हो गया, सॉल्व हो जाएगा दोनों स्टेप। तो फिर आगे देखें तो भाई जब Q2 को मैं ला रहा हूं तो आप भी जानते हो कि भाई Q1 के द्वारा प्रतिकर्षण लगेगा। पिछले 2 वीडियो हो गए, अपने लास्ट वीडियो में भी यही चला था टॉपिक, बस विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित था, यहां पे उपस्थित है तो ऐसा थोड़ी है उपस्थित है तो प्रतिकर्षण बल को भूल जाओ, नहीं भूल सकते ना, देना तो पड़ेगा, उसको भी दे दिया हमने। ठीक है बच्चों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और फिर भी कोई दिक्कत आती हो तो मेरे से वापस कंसल्ट करो। ले लिया। अब देखो भाई नेक्स्ट टॉपिक, बच्चों देखो रेगुलर पढ़ोगे ना, लगातार क्लासेज लोगे और वीडियो को ऑनलाइन ही देखो, डाउनलोड मत करो, कि डाउनलोड करोगे कहां तक डाउनलोड करोगे आप लोग, ठीक है, ऑनलाइन ही देखो, साथ साथ रफ कॉपी लेके बैठो ताकि उसके हैंड टू हैंड हम लोग नोट्स बना सकें। और जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे एक घंटी आ रही है लाल कलर में, उसको क्लिक कर दो ताकि जो लेटेस्ट अपडेट है वो आप लोगों तक पहुंचते रहें। नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। अभी यूनिट नंबर 1 ही चल रही है और देखो यूनिट नंबर 1 में वापस नाम आ गया विद्युत द्विध्रुव का, आ गया कि नहीं आया? मैंने कहा था मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ेगा, ये चलता ही रहेगा, याद कर लो और समझ लो। ये चीजें ऐसी हैं जो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, LIC की पॉलिसी है। अब देखो भाई, मैंने आप लोगों से एक ही चीज कही है कि डायग्राम बन गया तो टॉपिक हो गया, डायग्राम यदि ढंग से बन गया तो टॉपिक क्लियर हो गया। और डायग्राम कैसे बनता है? डायग्राम बनता है टॉपिक के नाम से, जैसे यहां लिख रहा है समरूप विद्युत क्षेत्र, मुझे दिमाग ही नहीं लगाना, मैंने तो क्या बना दिया भाई, समरूप विद्युत क्षेत्र बना दिया। क्या है? वेक्टर ऑफ E है। मान लिया कोई समरूप विद्युत क्षेत्र है, क्या वेक्टर ऑफ E है, वेक्टर ऑफ E। समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव, इस समरूप विद्युत क्षेत्र में क्या माना कि कोई एक विद्युत द्विध्रुव है, और विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? जिसके 2 बिंदु हों, पहले के ऊपर आवेश -Q, दूसरे पर आवेश +Q, और दोनों के बीच की दूरी 2a हो। और बीच की दूरी का मान कितना होता है बता दोगे? जल्दी बोलो फटाफट, क्या होता है द्विध्रुव के बीच की दूरी? एंगस्ट्रॉम कोटि की, किसकी? एंगस्ट्रॉम, 10 की घात -10 मीटर। और इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु क्या है? O है। तो थ्योरी याद नहीं करनी है, इसको ऐसे के ऐसे ही लिखना है। क्या लिखने में आ गई अब तक थ्योरी की लाइनें? माना किसी पृष्ठ पर वेक्टर E समरूप विद्युत क्षेत्र है जिसमें एक विद्युत द्विध्रुव AB रखा है,
जिसके बिंदु ए पर माइनस क्यू तथा बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश स्थित है तथा द्विध्रुव का मध्य बिंदु ओ है। द्विध्रुव के बीच की दूरी 2a है और मुझे क्या करना है, द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का मान ज्ञात करना है। तो घुमाने में तो मुझे तो क्या करना है कि भाई इस द्विध्रुव को लेके आना है कहाँ पे, इस थीटा 0 कोण पर यहां पे व्यवस्थित करना है। इस वाले एंगल पे 0 डिग्री माना और 0 डिग्री से कितना घुमाना है, थीटा 0 तक घुमाना है। थीटा 0 तक घुमाने में किए गए कार्य का मुझे मान ज्ञात करना है। ठीक, आप लोग कहोगे कि सर हम लोगों ने पहले एक स्टेप निकाला कि सर विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलाघूर्ण का निकाला है और बलाघूर्ण का मान जो लिखा था वो लिखा था टॉ बराबर पीई साइन थीटा। मेरे सारे बच्चे जानते हैं इस चीज को कि टॉ बराबर पीई साइन थीटा चैप्टर नंबर 1 में, जो चैप्टर 1 कराया है उस चैप्टर 1 में मैंने बताया है विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलाघूर्ण का मान, और बलाघूर्ण का मान क्या होता है, टॉ बराबर पीई साइन थीटा। तो मैंने क्या कहा कि सबसे पहले तो इस द्विध्रुव को मैंने किसी कोण थीटा पे घुमा दिया। कहां घुमा दिया इसको, थीटा कोण पर। ये ए और ये बी, और ये कोण कितना है पूरा, ये कोण है थीटा। तो ये लाइन लिख देता हूं मैं, विद्युत द्विध्रुव को साम्यावस्था से थीटा कोण पर घुमाने में लगने वाला बलाघूर्ण क्या होता है, टॉ बराबर पीई साइन थीटा होता है। समीकरण नंबर 1। लेकिन हम बलाघूर्ण तो अप्लाई कर देते हैं, लेकिन 11th में हम लोगों ने पढ़ा है कि बलाघूर्ण अप्लाई किया मैंने तो वो थीटा कोण पे विस्थापित हो गया, लेकिन वो अपनी साम्यावस्था में लौटने का प्रयास तो करेगा, वो अपनी साम्यावस्था में लौटने का प्रयास करेगा या नहीं करेगा, यानी बलाघूर्ण के विरुद्ध में कार्य करेगा। जो एक्सटर्नल हम लोग बलाघूर्ण लगा रहे हैं उसके विरोध में कार्य करेगा, और कार्य करके कितना अल्प विस्थापित होगा, डी थीटा। मान लिया यहां से यहां आ गया, थीटा कोण पे विस्थापित कर दिया, लेकिन उसके विरोध में कार्य होगा तो वो किया गया कार्य ही तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा कि नहीं होगा। तो मैंने क्या मान लिया कि ये डी थीटा वापस लौट गया, और जब ये डी थीटा वापस लौट गया तो डी थीटा वापस लौटने पे क्या होगा, मेरे पास आ गया कि साम्यावस्था से थीटा 0 तक घूम गया, यही तो मतलब हुआ उसका। तो यह बलाघूर्ण द्विध्रुव को साम्यावस्था में ले जाने का प्रयास करेगा, करेगा नहीं करेगा। अतः डी थीटा अल्प विस्थापन में, भाई डी थीटा ही तो वापस आया, अल्प विस्थापन में किया गया कार्य, अब विस्थापन अल्प है तो किया गया कार्य भी अल्प, तो डी डब्ल्यू बराबर क्या हो गया, टॉ डॉट डी थीटा। ये देखो कोणीय में और रेखीय में रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है वो बताता हूं मैं आपको।
बल F बराबर होता है ma, होता है कि नहीं होता, और W बराबर होता है F इंटू S, F बल S विस्थापन। और जब कार्य में कोणीय में निकालू ना, कोणीय गति के अंदर, तो बल रिप्लेस हो जाता है बलाघूर्ण से और विस्थापन रिप्लेस हो जाता है कोणीय विस्थापन से। यानी दोनों के आगे क्या लग जाता है, कोणीय शब्द लग जाता है। तो ये इस तरीके से फॉर्मूला बनता है। 11th में नहीं पढ़ा हो तो इसको यहां पे समझ लेना, ठीक है। जो रेखीय में होता है ना, उस रेखीय वाले में थोड़ा सा बदलाव हो जाता है, एफ की जगह टो आ जाता है और एस की जगह थीटा, यानी कोणीय गति के व्यंजक आ जाते हैं। आ गया भाई, अल्प विस्थापन हो गया। मुझे क्या करना है, पूरा विस्थापन करवाना है 0 से थीटा 0 तक। अतः द्विध्रुव को थीटा 1 बराबर 0 डिग्री से थीटा 2 बराबर थीटा 0 तक कुल विस्थापन में किया गया कुल कार्य क्या हो जाएगा, W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ थीटा 1 से थीटा 2 dW। dW का मान क्या होता है, टो डॉट डी थीटा, और टो बराबर क्या होता है, PE साइन थीटा, बराबर क्या हो गया, इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2। PE कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, क्या बच गया अंदर, साइन थीटा डॉट डी थीटा, और साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। होता है कि नहीं होता, और लिमिट लग गई थीटा 1 से थीटा 2, और लिमिट लगाना मेरा बच्चा अच्छे से जानता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जानते हो ना। अपर माइनस को ऐसे छोड़ दिया, अपर लिमिट थीटा 2 माइनस लोअर लिमिट माइनस कॉस थीटा में क्या लग गई, माइनस कॉस थीटा 1। सॉल्व करो तो W बराबर क्या हो गया, PE इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 बन गई ना। और इसको डाल दो क्या, समीकरण नंबर 2, और थीटा 1 और थीटा 2 के मान मालूम है मुझे, मालूम है क्या है, 0 डिग्री और थीटा 0 मान लिख दो। तो W बराबर क्या हो गया, PE इंटू कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा 0। तो W बराबर क्या हो गया, PE इंटू कॉस 0, कॉस 0 का मान 1 माइनस कॉस थीटा 0। ये क्या आ गया, किए गए कार्य का मान आ गया, किसमें, किसी विद्युत द्विध्रुव को 0 डिग्री से या साम्य अवस्था से थीटा 0 कोण तक अल्प विस्थापन में। कुछ नहीं लगाया लॉजिक, मैंने सिर्फ इतना सा लगाया कि जब मैं द्विध्रुव को विस्थापित करूं यानी घुमाऊं तो उसके ऊपर बलाघूर्ण लगता है। मान लिया मैंने शुरुआत में इसको थीटा कोण तक घुमा दिया, ये थीटा तक, यहां ले गया मैं इसको, और यहां ले गया थीटा कोण पे, तो थीटा कोण पे ले जाने पर लगने वाला बलाघूर्ण का मान ये हो गया। और बलाघूर्ण क्या करता है, इसको साम्यावस्था में ले जाने का प्रयास करता है, क्योंकि न्यूटन ये कहता है कि दुनिया की प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। दुनिया में प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। तो भाई ये कैसे विस्थापित हो जाएगा, विरोध होगा कि नहीं होगा,
आप लोग इसको ऐसे समझो, एक कील गड़ी हुई है ऊपर और उससे मैंने एक रस्सी लटका दी और उस रस्सी को मैं क्या कर रहा हूं, घुमा रहा हूं, बार बार रोटेट करवा रहा हूं उस रस्सी को, ठीक है। और फिर घुमाने के बाद उसको छोड़ता हूं तो रस्सी क्या वापस घूमती है कि नहीं घूमती? घूमती है। किसके कारण घूमती है? इस बलाघूर्ण के कारण। रस्सी वापस अपनी मूल अवस्था में लौटती है, किसके कारण? इस बलाघूर्ण के कारण। घूमती है कि नहीं घूमती? तो बलाघूर्ण क्या करेगा? इस द्विध्रुव को वापस साम्य अवस्था में ले जाने का प्रयास करेगा। करेगा नहीं करेगा? तब मैंने मान लिया कि इसमें अल्प विस्थापन आ गया, कितना? डी थीटा, और ये कहां पहुंच गया? थीटा 0 कोण तक पहुंच गया। तो विस्थापन कितना रह गया? 0 डिग्री से थीटा 0 रह गया ना। और कार्य कितना हो गया इस अल्प विस्थापन में? डी डब्ल्यू बराबर टॉ डॉट डी थीटा। और इसको क्या किया? सॉल्व किया। कोई समस्या मेरे हिसाब से नहीं होगी। डायग्राम 3 बार समझा दिया, फिर भी समझ नहीं आए तो वीडियो को 4 बार देखना, 5 बार देखो, वीडियो को बार बार रिपीट करके देखो, डायग्राम समझ आना चाहिए। इससे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो निकल जाएगा एक झटके में, ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है बच्चों, आगे चलूं। अब आप लोग देखो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार। अब मैं इसमें अलग अलग कंडीशंस लगाता हूं। क्या कंडीशन लगा रहा हूं? जैसे केस फर्स्ट, यदि मैं इसको साम्यावस्था से, यानी साम्यावस्था का मतलब θ1 बराबर 0 डिग्री है, साम्यावस्था से और समकोण तक विस्थापित कर दूं, यानी θ2 कितना हो जाए? समकोण, यानी 90 डिग्री हो जाए, तो समीकरण 2 से क्या बनेगा? W बराबर PE इंटू कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस 90। तो W बराबर क्या हो गया? PE इंटू 1 माइनस 0। तो W बराबर क्या हो गया? PE हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? और देखो कंडीशन फर्स्ट, सेकंड, यदि द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक विस्थापित किया जाए, कोई मान ना हो एंगल्स के, तो मैंने निकाल रखा है पहले ही, क्या हो जाएगा? W बराबर P इंटू कॉस θ1 माइनस कॉस θ2 हो जाएगा ना। और देखें केस थर्ड, यदि θ1 बराबर तो 0 डिग्री हो और θ2 बराबर 180 डिग्री हो जाए, θ1 बराबर तो 0 डिग्री और θ2 बराबर 180, यानी कि प्रति समांतर पहुंचा दूं तो क्या हो जाएगा? W बराबर PE इंटू कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री का मान क्या होता है? -1। भाई कॉस 180 डिग्री का मान क्या होता है? -1 होता है ना। तो ये क्या हो गया? W बराबर 2 PE हो गया, नहीं हुआ? तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है क्या यहां तक? कोई समस्या नहीं? तो एक बार ये जरूर ध्यान रखें कि हम लोगों को टॉपिक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके डायग्राम को समझना। पहले डायग्राम को फोकस करो, डायग्राम को फोकस करने के बाद ही हम लोग इन डेरिवेशनों पे ध्यान दें। यदि हमारे डायग्राम एकदम एग्जैक्ट समझ में आ रहा है तो हम लोगों को इन टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बच्चों, लगातार कंटिन्यू करो अपनी स्टडी को।
ये हमारे लिए बहुत बेहतर होगा और हम लोगों का टारगेट होगा कि इस मंथ में हम लोग कम से कम इस फिजिक्स के 6 या 7 चैप्टर कंप्लीट कर दें। इसका एक वीडियो और बचा हुआ है लेक्चर नंबर 10 में, जिसको मैं इसको ख़त्म कर दूंगा इस चैप्टर को। तब हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, उनके नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे और नोट्स कंप्लीट होने के बाद मैं बहुत जल्दी प्रयास ये करूंगा कि आप लोगों के टेस्ट का अरेंजमेंट हो। ठीक है, बहुत जल्द आप लोग प्रिपेयर रहो टेस्ट के लिए। 3 चैप्टर दूंगा टेस्टों में। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।